नमस्कार दोस्तों, मैं सीए दिनेश स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सिंपल टैक्स विद सीए दिनेश पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग जीएसटी की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने काफी सारे सेक्शन पीछे कवर करे हैं। लास्ट सेक्शन जो हमने कवर किया वो सेक्शन नंबर 14 कवर किया था जीएसटी का। आज जो हम लोग कवर करेंगे वो है हमारा सेक्शन नंबर 16, एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन फॉर टेकिंग आईटीसी। आईटीसी क्या है? आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है ना। ये क्या है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। दोस्तों, इस सेक्शन को हम लोग 3 पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। पहला जो पार्ट में बनाऊंगा उसके अंदर हम इसका पहला सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 कवर करेंगे, ठीक है। सबसेक्शन 1 की मतलब कौन से बंदे को आईटीसी मिलेगा, और सबसेक्शन 2 की उसके अंदर कंडीशंस क्या है, कब वो आईटीसी उसे मिलेगा, ठीक है। 2 सेक्शन हम कवर करेंगे पहले, उसके बाद में हम लोग इसके सबसेक्शन 3 एंड 4 करेंगे। देन उसके बाद में हम सबसेक्शन 5 एंड 6 करेंगे, साथ साथ में हम इसके प्रोवाइजो भी करेंगे। दोस्तों, सेक्शन नंबर 16 ये जीएसटी की जान है, ठीक है, क्योंकि यही एक ऐसा सेक्शन है जीएसटी के अंदर जो कि हमारा टैक्स के ऊपर टैक्स लगने से बचाता है, ठीक है। मींस डबल टैक्सेशन को बचाना है जीएसटी के अंदर, तो यही सेक्शन काम आने वाला है आपको, सेक्शन नंबर 16, ठीक है। ये बात करता है एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन की, क्या एलिजिबिलिटी होगी, मतलब कौन बंदा आईटीसी ले सकता है, क्या उसके लिए कंडीशन रहने वाली है इनपुट टैक्स क्रेडिट की। तो इस सेक्शन को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या, ठीक है। इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या? दोस्तों, ध्यान से समझना। इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब होता है कि मान लीजिए आप एक ट्रेडर हैं या आप एक मैन्युफैक्चरर है, किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आप कार का टायर बना रहे हैं, ठीक। अब कार का टायर बनाने के लिए आपको क्या चाहिए? सबसे पहले रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल में आपको रबड़ चाहिए, उसके अंदर जो रिंग लगती है, वायर लगती है, वो चाहिए, ठीक है। मशीन आप लगाएंगे, ठीक है। तो अब आपको क्या होगा? रॉ मटेरियल खरीदेंगे, रबड़ खरीदेंगे, उस पर टैक्स लग के आएगा। जो रिंग अंदर लगनी है मेटल की, उसके लिए मेटल खरीदेंगे, उसके ऊपर टैक्स लग के आएगा। प्लांट एंड मशीनरी लगाएंगे पूरी की पूरी उस टायर को बनाने के लिए, उसके लिए प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो दोस्तों, आईटीसी अब होगा क्या? जब आप रॉ मटेरियल खरीद रहे हैं, आपने उसके ऊपर जो टैक्स पे कर दिया, आपने जो सप्लायर था आपको, उसको टैक्स जो आपने दिया, ठीक है, वो आपकी जेब से गया। मींस 100 रुपए की चीज थी, उसके ऊपर 18% जब टैक्स लगा तो वो हो गई 118%, 118 रुपए की। तो 18% एक्स्ट्रा आपकी जेब से गया है, ठीक है ना, जो टैक्स के नाम पे, जीएसटी के नाम पे अपने सप्लायर को दिया। आईटीसी ये कहता है कि जब आप उस रॉ मटेरियल को यूज करके एक फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे और उस फिनिश प्रोडक्ट को मार्केट में बेचेंगे जाकर के, मींस जब आप उस रबड़ को और मेटल वायर को यूज करके एक टायर बना देंगे और टायर को जब मार्केट में जाकर के आप बेचेंगे, तो उसके ऊपर जो टैक्स आपको पे करना पड़ेगा, मान लीजिए वो टैक्स आप लोगों ने 120 रुपए का, 100 रुपए का रॉ मटेरियल लिया, उसके ऊपर 18% जीएसटी था, यानी कि 118 रुपए आपने पे करे सप्लायर को, 18 रुपए उसमें टैक्स था। आपने उसे प्रोसेस करने के बाद में 150 रुपए का टायर बनाया, यानी कि उसकी कॉस्ट आई 150 रुपए। उसके ऊपर आपने कहा कि 18% टैक्स लगेगा, यानी कि और इसके ऊपर कितना हो गया? 18%, 27 रुपए। मीन्स आप जब उस गुड्स को बेचेंगे टायर बना करके, तो वो आप उस कितने का बेचेंगे? 150 प्लस 18%, यानी कि 177 रुपीज का वो टायर बेचने वाले हैं मार्केट में। अब गवर्नमेंट ये कहती है कि आपको ने जो 150 रुपए के ऊपर 18% टैक्स लग रहा है, यानी कि 27 रुपए, ठीक है। वो 27 रुपए के अंदर आप जो रॉ मटेरियल आपने खरीदा था सप्लायर से, उसके ऊपर जो टैक्स पे किया था 18 रुपए, वो आप यूज कर सकते हैं अपने आउटपुट टैक्स को पे करने के लिए। मींस आपको देने तो 27 रुपए हैं, लेकिन ऑलरेडी आप 18 रुपए सप्लायर को दे चुके थे, वो सप्लायर के थ्रू गवर्नमेंट को मिल गए, तो आपको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ा? 9 रुपए। यानी कि आपको जो 9 रुपए आप दे रहे हैं, वो आप कौन सी कॉस्ट पे देंगे? वो देंगे आप उस कॉस्ट के ऊपर जो कि आपने उसको प्रोसेस करने के लिए लगाई और उस पर प्रॉफिट मार्जिन ऐड किया। मींस 100 रुपए का जो रॉ मटेरियल लगाया था, उस पर 18 रुपए ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर दिया था, जो सप्लायर से आपने रॉ मटेरियल लिया। गवर्नमेंट ये कह रही है अब आपने क्योंकि 150 रुपए का बनाया, यानी कि 50 रुपए और एक्स्ट्रा खर्च करे उसको बनाने के लिए, तो जो 50 रुपए एक्स्ट्रा आपने खर्च करे, जो उसमें प्रॉफिट मार्जिन वगैरह इंक्लूड है, उसके ऊपर आप 18% मेरे को और पे कर दो, यानी कि 9 रुपए। यानी कि 18 जो आपने पहले पे किया था, आप उसको एज ए आईटीसी यूज कर लो, इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज करो, और बैलेंस जो बचा हुआ उसको आप मेरे को कैश में पे कर दो। तो आईटीसी से फायदा क्या हुआ यहाँ पे आपका? देखिए, अगर वो 18 रुपए गवर्नमेंट मना कर देती कि हम आईटीसी नहीं देंगे, तो होता क्या?
एक बार टैक्स आपने पे किया 18 रुपए यानी कि 118 रुपए, आप उसको प्रोसेस करके मैन्युफैक्चरिंग करते, देन आप उसको 150 रुपए में बेचते, और फिर गवर्नमेंट कहती कि इसके ऊपर जो टैक्स बनता 27 रुपए वो भी हमें दो। तो क्या होता, 18 रुपए के ऊपर भी टैक्स लग जाता, टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता। तो डबल टैक्सेशन को बचाने के लिए, डबल टैक्स ना लगे, इस वजह से ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का कंसेप्ट हमारे जीएसटी में आया। ये था एक्साइज में भी, बट वहां पे ये हो जाता था कि टैक्स के ऊपर टैक्स लग जाता था। बट इसके केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट, जब जीएसटी का केस आता है तो इसमें डबल टैक्स नहीं हो पाता, हमारा टैक्स पे टैक्स नहीं लगता, क्योंकि जीएसटी का पर्पस ही है कि जो टैक्स का कॉस्ट है, जो टैक्स की जो टैक्स बियर करेगा वो फाइनल कंज्यूमर बियर करता है। मींस आप और हम जैसे लोग, जब हम वो टायर खरीदने के लिए जाएंगे मार्केट में, तो हमें वो टायर कितने का मिलेगा, 177 रुपीज का, और वो जो 27 रुपए टैक्स का हमने एक्स्ट्रा पे किया वो हम इनपुट क्लेम नहीं कर पाएंगे, यानी कि फाइनल गवर्नमेंट को टैक्स चला जाएगा। तो टैक्स का बर्डन जो जीएसटी के केस में होता है वो फाइनल कंज्यूमर पे शिफ्ट हो जाता है। और आईटीसी जो है वो जब आप कोई गुड्स को खरीद रहे हैं देन उसको फर्दर बेचेंगे, तो जो खरीदने के टाइम पे टैक्स पे किया और जो बेचने के टाइम पे टैक्स पे कर रहे हैं, तो खरीदने के टाइम पे टैक्स पे किया था उसको आप बेचने के टाइम पे जो टैक्स बन रहा है उसको पे करने के लिए यूज कर सकते हैं। यही कंसेप्ट हमारा आईटीसी का है, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ठीक है, तो दोस्तों ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का आपको समझ में आ गया पर्पस क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट है क्या, ये डबल टैक्सेशन को बचाता है। ठीक है, सप्लायर के लिए, जो सप्लायर है और जो रिसिपिएंट है दोनों के लिए फायदेमंद है, अगर वो गुड्स के अंदर मतलब या गुड्स या सर्विस में डील कर रहे हैं। अगर वो फाइनल कंज्यूमर है तो उनको वो टैक्स अपनी जेब से बियर करना पड़ेगा, यानी कि जो टैक्स हमारा जीएसटी में होता है वो फाइनल कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है। जीएसटी टैक्स इज अ कंजम्पशन बेस्ड टैक्स, मीन्स when goods or service when goods or service are finally consumed, the ITC chain is break and the government receive the final tax। और मैंने यहाँ पे जैसा लिख दिया, जैसे मेरी इंग्लिश थोड़ी सी खराब है बच्चों, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। जीएसटी जो है वो हमारा कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो हमारा कंजम्पशन बेस्ड टैक्स होता है, मींस जहां भी गुड्स या सर्विस को फाइनल कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाता है, ठीक है, जहां पर भी जैसे ही वो कंजम्पशन हो गई, मींस जैसे ही वो गुड्स फाइनल कंज्यूमर के पास पहुंचा, जैसे कि अगर हम लोग गुड्स खरीदने के लिए, मैंने अभी कार का टायर का एग्जांपल लिया, इसी तरीके से मान लीजिए आप कोई मोबाइल लेने के लिए जाते हैं, तो जब तक मोबाइल डीलर डील कर रहा है बीच में, मींस उसने कंपनी से खरीदा, बीच में डीलर था, उसने खरीदा, उसने टैक्स पे किया, फर्दर उसने कंज्यूमर को पे बेचेगा, तब वो टैक्स चार्ज करेगा कंज्यूमर से, तो वो एडजस्ट करके टैक्स को खत्म करेगा, मतलब अपने जो कंपनी को पे किया था टैक्स उसको यूज करेगा अपनी आउटपुट लायबिलिटी टैक्स पे करने के लिए। बट जैसे ही डीलर वो कंज्यूमर को बेच देगा, वो फाइनल जो कंजम्पशन, जब मान लीजिए मैंने मोबाइल खरीदा, तो जैसे मैं वो मोबाइल खरीदूंगा वो फाइनल टैक्स मेरी जेब से चला जाएगा, मैं उसका इनपुट क्लेम नहीं कर सकता। तो इसलिए कहते हैं कि जीएसटी जो है वो हमारे कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, मींस जैसे ही गुड्स या सर्विस हमारी फाइनली कंज्यूम कर ली जाती है कंज्यूमर के द्वारा, आईटीसी चेन हमारी ब्रेक हो जाती है और गवर्नमेंट को फाइनल टैक्स अमाउंट रिसीव हो जाता है। यहाँ पे क्लियर है? अब दोस्तों हम लोग चलते हैं सेक्शन नंबर 16 के सब सेक्शन 1 पे। ठीक है, सेक्शन नंबर 16 का सब सेक्शन 1 हमारा बात क्या करता है दोस्तों? सेक्शन नंबर 16 का सब सेक्शन 1 जो हमारा बात करता है वो बोलता है कि कौन एलिजिबल है आईटीसी लेने के लिए। ठीक है, कौन एलिजिबल है, कब मिलेगा और किस पर्पस के लिए वो यूज कर रहा होगा, जब उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसमें कंडीशन है, सबसे पहली जो कंडीशन है वो है एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। ठीक है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन। अब एक चीज ध्यान रखना,
रजिस्टर्ड पर्सन तो कॉम्पोजिशन डीलर भी होता है, रजिस्टर्ड पर्सन तो कॉम्पोजिशन डीलर भी है, बट कॉम्पोजिशन डीलर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता, वो आउटपुट टैक्स तो पे करेगा, क्योंकि कंजप्शन जो डीलर है, कंजप्शन डीलर जो है, जो कॉम्पोजिशन डीलर है, कंजप्शन बोल रहा हूं, कॉम्पोजिशन डीलर जो है वो हमारा जो है वो सेक्शन 10 में जो कॉम्पोजिशन लेवी के हिसाब से जो वो टैक्स पे करना होता है, उसको वो मिनिमम रेट उसको गवर्नमेंट ने डिफाइन कर रखा होता है। ठीक है, मिनिमम रेट गवर्नमेंट ने उसको डिफाइन कर रखा है। ठीक है, तो वो उतना ही मिनिमम टैक्स पे करता है और छुट्टी पा जाता है, तो इसलिए उसको आईटीसी नहीं मिलता। तो यहां पे जो रजिस्टर्ड पर्सन है वो रेगुलर वाला होगा हमारा, मींस रेगुलर। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, नॉट कंजप्शन डीलर, नॉट कॉम्पोजिशन डीलर, नॉट कॉम्पोजिशन डीलर, कॉम्पोजिशन डीलर नहीं होगा। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन who supply the goods or service or both, every registered person shall subject to such condition is be entitled to on any supply of goods or service or both to him, means कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो रेगुलर वाला जिसने कोई गुड्स या सर्विस ले रखी हो, गुड्स या सर्विस ले रखी हो, ले गुड्स या सर्विस ले रखी हो। ठीक है, मीन्स कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन रेगुलर वाला जो है और जिसने कोई गुड्स या सर्विस ले रखी है और वो उसको इस्तेमाल करेगा यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड, या तो यूज कर चुका है या उसे यूज करेगा इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस, अपने बिजनेस के लिए या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, या बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। मीन्स कोई भी सप्लाई जो गुड्स या सर्विस उसने लिया वो उससे आगे बिजनेस करेगा, मीन्स फाइनल कंजम्पशन नहीं होनी चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है, इसमें लॉ में ही दे रखा है, यूज और इंटेंडेड टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, नॉट फाइनल कंजम्पशन, नॉट फाइनल कंजम्पशन, फाइनल कंजम्पशन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एंड द सेड अमाउंट क्रेडिटेड इन ईसीएल, ईसीएल क्या होता है बच्चों, ये होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ठीक है, एंड द सेड अमाउंट क्रेडिटेड इन ईसीएल, पहला रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, कॉम्पोजिशन डीलर वाला नहीं। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ जो उसने ले रहा है, जो भी उसको सप्लाई मिल रही है वो यूज करेगा और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस, बिजनेस के कोर्स में ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है, एंड द सेड अमाउंट क्रेडिटेड इन ईसीएल, और जो वो अमाउंट है वो उसके ईसीएल में क्रेडिट हो रखा हो, तो उसके ईसीएल में आ जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, क्योंकि जब भी आप आईटीसी यूज करते हैं तो वो अमाउंट आपका पहले ईसीएल में दिखना चाहिए, तभी आप उसका आईटीसी यूज कर सकते हैं। अगर आप लोग आर्टिकलशिप में है या प्रोफेशनल्स हैं या फिर अभी तैयारी कर रहे हैं सीए की, आप अगर जीएसटी की रिटर्न भरते हो तो आपको पता होगा जब आप रिटर्न 3B फाइल करने के लिए जाते हैं तो उसके अंदर जब आप ईसीएल का बैलेंस आपको दिखता है उससे आप एडजस्ट करते हैं, देन जो ईसीएल एडजस्ट होने के बाद में जो अमाउंट बचता है, अगर आउटपुट फिर भी बच जाता तो आप उसको टैक्स जमा करवाते हैं, किसमें, कैश में, तो वो अमाउंट ईसीएल में भी दिखना चाहिए। यहां तक समझ में आया? अब मैं पहले आपको सबसेक्शन 1 पढ़ाता हूं जो हमारी लीगल लैंग्वेज है, देन हम चलेंगे सबसेक्शन नंबर 2 पे। ठीक है, तो सबसेक्शन नंबर 1 में आपको दिखाता हूं पहले। सेक्शन नंबर 16, वो आप लोगों को दिख रहा होगा, वरना मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं, इसको जूम इन करते हैं। अब देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन, जैसा कि मैंने पहले ही बोला, एवरी रजिस्टर्ड पर्सन
shall subject to such condition and restriction as may be prescribed। कोई भी ऐसी कंडीशन या दे रखी है या रेस्ट्रिक्शन है जो कि प्रिस्क्राइब्ड है लॉ के रूल के अंदर, तो रूल्स अभी हम लोग करेंगे, जब हम सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे देन हम उसके रूल्स में भी जाएंगे। एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49। बच्चों इसमें जो सेक्शन 49 की ये बात कर रहा है, जो सेक्शन नंबर 49 की ये जो बात कर रहे हैं, ये पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करता है, ठीक है। ये अभी मैं सेक्शन 49 कराया नहीं है तो मैं अभी यहाँ पे ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा। सेक्शन नंबर 49 पेमेंट ऑफ टैक्स की बात करता है, मीन टैक्स की पेमेंट भी आपकी हो रखी हो, बी इंटाइटल टू टेक क्रेडिट ऑफ इनपुट टैक्स। जो भी आपका इनपुट टैक्स है, जो भी चार्ज किया गया है आपसे, चार्ज ऑन एनी सप्लाई, जो मैंने बताया सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस मींस चार्ज एनी टैक्स। चार्ज एनी टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, जो कि उसने ली है, टू हिम which are used or intended to be used in the course of furtherance of his business। जिसे कि वो या तो यूज कर रहा है या यूज करेगा, या तो उसे यूज कर रहा है या फिर वो उसे यूज करेगा अपने बिजनेस के अंदर। एंड द said amount shall be credited to the electronic credit ledger of such person। और वो जो अमाउंट है वो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर क्रेडिट भी हो रखा हो। यहां तक क्लियर है? ये आपको समझ में आया? जैसा कि मैंने बताया वही मैंने सेम यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई चेंजेस नहीं करे लैंग्वेज के अंदर। एलिजिबिलिटी एंड कंडीशन मैंने मतलब सब सेक्शन को तोड़ दिया है। पहला रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए। सेक्शन 49 के अंदर पेमेंट ऑफ टैक्स हो रखी है, टैक्स पेमेंट हो रखी है, जो भी रेस्ट्रिक्शन एंड कंडीशंस है वो प्रिस्क्राइब्ड है रूल के अंदर। तो रूल मैं एक बार आपको दिखाऊंगा, जब मैं सेक्शन कंप्लीट होगा देन हम इसके रूल्स पे करेंगे, जैसे हमने सेक्शन नंबर 15 में किया था। चार्ज यानी टैक्स, कोई भी टैक्स जो कि चार्ज हो रखा है, एंड चार्ज यानी टैक्स का मतलब होता है जीएसटी। जीएसटी कोई अदर टैक्स नहीं, कोई सेस वगैरह वो मतलब कोई अदर लॉ का टैक्स नहीं, जीएसटी के अंदर। चार्ज यानी टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, कोई भी गुड्स या सर्विस उसने ली है तो उसके ऊपर जो भी टैक्स चार्ज हो रखा है और वो उसे यूज करेगा और इंटेंडेड टू बी यूज्ड इन द कोर्स ऑफ द बिजनेस, या तो अपने बिजनेस में इस्तेमाल कर रहा है या इस्तेमाल करेगा इन फ्यूचर। और जो टैक्स का अमाउंट है, और जो ये टैक्स का अमाउंट है ये क्रेडिट हो रखा हो ईसीएल के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर। यहां तक क्लियर है? ये हमारी पहली कंडीशन है इसकी, ठीक? यहां तक समझ में आया? देन अब हम चलते हैं इसके सबसेक्शन नंबर 2 पे। ये आपका समझ में आ गया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि बोर्ड एक्चुअली मेरे पास छोटा है तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है लिखने में। तो दोस्तों अगर मेरी ये वीडियोस आप लोगों को पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इंटर के स्टूडेंट हैं या फाइनल के स्टूडेंट हैं तो आपको ये वीडियोस काफी काम आने वाली हैं, और अगर आप प्रोफेशनल्स हैं तो आप होप मेरे से ज्यादा ही जानते होंगे। अगर मैं कहीं गलती करता हूं तो प्लीज मुझे बताइएगा कमेंट करके कि हाँ मैंने यहाँ पे गलती कर दी, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार सकूं। दोस्तों इसके बाद में है सबसेक्शन नंबर 2। ये इसका एक इंपॉर्टेंट सबसेक्शन है क्योंकि इसमें कई बातें लिखी हुई हैं। मैं पहले आपको समराइज बताता हूं, ठीक है, देन हम इसको मैं यहाँ पे लिख के भी बताऊंगा आपको, देन मैं इसकी लीगल लैंग्वेज पढ़ाऊंगा इसकी क्या लिखी हुई है। दोस्तों ध्यान से समझना, सबसेक्शन नंबर 2, सबसेक्शन नंबर 2 ये बोलता है नॉट विद स्टैंडिंग, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सब रूल 1, ठीक है, notwithstanding anything contained in this section, सब रूल 1 नहीं लिखा, यानी notwithstanding anything contained in this section, इस सेक्शन में कुछ भी लिखा हो कोई मतलब नहीं है। जब तक सबसेक्शन 2 की कंडीशन पूरी नहीं होगी आप आईटीसी नहीं ले सकते। समझ में आया? सबसेक्शन 1 में लिखा है रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, ठीक है भैया, रजिस्टर्ड पर्सन है, बहुत बढ़िया बात। कंपटीशन डीलर का नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको आईटीसी मिलेगा। जो टैक्स चार्ज हुआ है वो टैक्स उसने सप्लाई या गुड्स जो लिए उसके ऊपर टैक्स चार्ज किया था, वो टैक्स जो है उसने, और जो गुड्स को या सर्विसेज को वो फर्दरनेंस ऑफ बिजनेस या फिर अपने बिजनेस के अंदर यूज करेगा या यूज करने वाला है। और वो जो अमाउंट है आईटीसी का वो उसके ईसीएल में भी क्रेडिट हो गया, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। बट
जब तक सबसेक्शन 2 की कंडीशन पूरी नहीं होगी रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी नहीं ले सकता। ठीक है, रजिस्टर्ड पर्सन आईटीसी नहीं ले सकता। नॉट विथ स्टैंडिंग, ठीक, एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, सबसे पहला क्या, इनवॉइस, इनवॉइस भी कौन सा, टैक्स इनवॉइस, ठीक है, टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट पोसेशन, ठीक है, इनवॉइस और डेबिट नोट का पोसेशन यानी कि he is in the possession of a tax invoice or debit note issued by a supplier registered, पोसेशन मतलब टैक्स इनवॉइस होना चाहिए या डेबिट नोट होना चाहिए, उसका वो होना चाहिए, और इशू किसने किया हो, इशू किसने, सप्लायर ने, और सप्लायर भी कौन से वाला, रजिस्टर्ड, रजिस्टर अंडर दिस एक्ट, मींस टैक्स, पहला कंडीशन है कि या तो टैक्स इनवॉइस हो या डेबिट नोट हो, वो रिसिपिएंट के पास होना चाहिए, रजिस्टर्ड सप्लायर ने उसे इशू किया हुआ हो, ठीक है, शैल बी इंटाइटल्ड सब्जेक्ट रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और सच अदर टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इसके अलावा कोई अदर डॉक्यूमेंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट और एनी अदर डॉक्यूमेंट जो भी प्रिस्क्राइब्ड होगा, इसका मतलब रूल में बता दिया जाएगा, मतलब दो को तो है ही है, क्योंकि बच्चों होता क्या है दोस्तों, जीएसटी जो चार्ज होता है ना हमारा, वो या तो टैक्स इनवॉइस के थ्रू होगा या डेबिट नोट के थ्रू होगा, इसका आईटीसी मिलता है, क्रेडिट नोट जो होता है उससे आईटीसी रिवर्स होता है आपका, इनवॉइस का वाला आईटीसी मिलता इन दो डॉक्यूमेंट से ही है, इसके अलावा आपका रहता है बिल ऑफ एंट्री भी होता है, ठीक है, बिल ऑफ एंट्री अगर जैसे आप इंपोर्ट कर रहे कोई मटेरियल तो बिल ऑफ एंट्री में अगर टैक्स मिला हो तो वो भी डॉक्यूमेंट एक होता है हमारे पास में, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है ना एनी अदर डॉक्यूमेंट प्रिस्क्राइब, तो बिल ऑफ एंट्री को भी आप कंसीडर कर सकते हैं, तो पहला कंडीशन यही है, टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट और एनी अदर डॉक्यूमेंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ एंड इशूड बाय द सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट, पहली कंडीशन, ठीक है, पहली कंडीशन है कि टैक्स इनवॉइस होना चाहिए, दूसरी कंडीशन, सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या बात करता है कि वो जो टैक्स इनवॉइस है या फिर जो डेबिट नोट है ये हमारी ए है, ठीक है, ये ए है, फिर आता है हमारा एक डबल ए, ठीक, वो बात करता है कि जो भी टैक्स इनवॉइस है या जो डेबिट नोट है वो सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 में फाइल भी कर रखा हो, ठीक है, the detail of the invoice or the debit note referred to in clause A has been furnished by the supplier in the statement of outward supplies and such details have been communicated to the recipient of such invoice or debit note in the manner specified under section 37. Second क्या बोलता है, the invoice or debit note, इनवॉइस है या डेबिट नोट है, क्योंकि हमारी क्लॉज ए में बताया गया है furnished by the supplier, furnished by the supplier in the outward supply return, यानी कि उसने क्या बोला है, furnished by the supplier in the statement of outward supply, in the statement of outward supply, ये आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट जाती किसमें है, सप्लायर कब फाइल करता है आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट, ये हमारी होती है बच्चों जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 1 मींस पहला तो टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट इशू कर रखा हो सप्लायर ने जो कि रजिस्टर्ड है अंडर दिस एक्ट, दूसरा वो इनवॉइस और डेबिट नोट सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 1 में फाइल कर रखा हो एज पर सेक्शन 37, as per section 37 and communicate to the recipient, और recipient को बता भी दे
अब रिसिपिएंट को बताएगा कैसे? वही मैंने फाइल कर दिया है। क्या लिखा उसने? एंड सच डिटेल्स हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रिसिपिएंट द सच अमाउंट, जो कि इनवॉइस इसने फाइल करा है जीएसटीआर 1 में, वो ये कह रहा है कि इसकी कम्युनिकेशन भी दे दी हो रिसिपिएंट को। कम्युनिकेशन रिसिपिएंट को कैसे दी जाती है? कैसे दी जाएगी? जीएसटीआर 2B। पहले बच्चों ये 2A थी, अब 2B हो गई है, क्योंकि 2A जो है वो हमारी चेंज होती रहती है, ठीक है। 2B हमारी फिक्स है। तो ये बोलते हैं, ये अभी रिसेंटली ज्यादा टाइम नहीं हुआ, शायद 1 या 1.5 साल हुआ जो इसे एंटर करवाया गया इस सब सेक्शन, इस सब क्लॉज को। पहले यही क्लॉज था, टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट का पोजीशन होना चाहिए रिसिपिएंट के पास में। वो टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट या एनी अदर डॉक्यूमेंट जो भी प्रिस्क्राइब्ड है, सप्लायर जो है, जो इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है, उसने ही वो इश्यू किया हो रिसिपिएंट को। दूसरा, वो इनवॉइस और डेबिट नोट जो फर्निश है, वो फर्निश कर दिया हो सप्लायर ने इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। मींस जीएसटीआर 1 में एज पर सेक्शन 37 जीएसटीआर 1 में सप्लायर ने फाइल कर दिया हो और रिसिपिएंट को कम्युनिकेट भी कर दिया हो किसके अंदर? जीएसटीआर 2B में, ठीक है। दूसरी कंडीशन मींस ये नहीं है कि आपके पास में इनवॉइस आ गया या फिर डेबिट नोट आ गया तो आप एलिजिबल हो गए कि आप आईटीसी ले सकते हैं, नहीं। पहले मिलना चाहिए, फिर वो 2B में भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बिना 2B के आप उसको नहीं ले सकते, ठीक है। यहां तक क्लियर है? पहला, टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट सप्लायर इशू करे रिसिपिएंट को। दूसरा, वो सप्लायर उसको जीएसटीआर 1 में फाइल कर रहे और जीएसटीआर 2B के थ्रू रिसिपिएंट को पता चल जाए, बता दे। उसके बाद में वो बोलता है बी, रिसीव द गुड्स एंड सर्विसेज और बोथ। रिसीव गुड्स और सर्विसेज और बोथ, मींस एक है तो एक, दोनों है तो दोनों। अब क्या होता है, बंदे बदमाशी क्या करते हैं? इनवॉइस इशू कर दिया, हाँ जी कर दिया, डेबिट नोट इशू हो गया, जीएसटीआर 1 में भी फाइल हो गया, 2B में भी रिफ्लेक्ट हो गया, पर गुड्स या सर्विस ली ही नहीं, मतलब रिसीव ही नहीं करी, फेक इनवॉइस बना करके ऊपर की दोनों कंडीशन फुलफिल कर दी, इस कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। फेक इनवॉइस बनाया, जीएसटीआर 1 में दिखाया, सामने वाली पार्टी ने इनपुट ले लिया, उसके बाद में वही कैश में लेना देना करा, 50-50 बाई 50 40-60 ईयर करा और खत्म। नहीं, गवर्नमेंट कह रही है ये दो कंडीशन तो है ही है, गुड्स या सर्विस या बोथ आपने ले भी ली हो, मींस वो रिसीव भी हुई हो, आपके पास में आ गई हो, तो ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विस और बोथ। उसने गुड्स या सर्विस रिसिपिएंट को मिल भी गई हो, रिसिपिएंट ने वो गुड्स और सर्विस ले भी ली हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो कंडीशन पूरी करी, तीसरी छोड़ दी, नहीं, गुड्स एंड सर्विस भी आपको मिली होनी चाहिए। अब उसके बाद में जो ये बी के बाद में इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले मैं इस सेक्शन को खत्म कर दूं, सब सेक्शन को, देन मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा। उसके बाद में जो बाकी के सेक्शन है वो हम जैसा मैंने बोला आगे की क्लास में करेंगे। इसके बाद में एक कंडीशन है बी ए, तीन हो गई। टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट इशू करा हो रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड सप्लायर ने, उस डेबिट नोट या इनवॉइस को जीएसटीआर 1 में सप्लायर ने फाइल कर दिया हो एज पर सेक्शन 37 और रिसिपिएंट को कम्युनिकेट कर दिया हो, ठीक है, किसके अंदर? जीएसटीआर 2B के थ्रू, ठीक है। उसके बाद में तीसरी कंडीशन है कि भैया उसने वो गुड्स या सर्विस उसको रिसीव भी हो गए हो। फिर क्या बोलता है? डिटेल ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेड सप्लाई कम्युनिकेटेड टू सच रजिस्टर्ड पर्सन अंडर सेक्शन 38 हैज बीन रेस्ट्रिक्टेड, हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड। बच्चों ये यही बात बोल रहा है, ये जो मैंने कम्युनिकेशन वाली बात बोली थी ना यहाँ पे, वो यही बोल रहा है बीए में कि द डिटेल ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट, द डिटेल ऑफ आईटीसी, मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो डिटेल है, डिटेल ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ द सैड सप्लाई, और डिटेल ऑफ द आईटीसी ऑफ द सैड सप्लाई communicated to the recipient, communicated to the recipient, the detail of the ITC
of the said supply communicated to the recipient or to such registered person. recipient को ब्रैकेट में कर दो और communicated to the registered person. communicated to the registered person means जो हमारा रिसिपिएंट है उसको उसने बता भी दिया हो कि भाई मैंने ये डिटेल जो है इनवॉइस की वो मैंने फाइल कर दी है अंडर सेक्शन 38. सेक्शन 38 जो है हमारा वो हमारा 2B की बात करता है. उसमें दोस्तों कुछ कंडीशंस दी हुई हैं रेस्ट्रिक्टेड पार्टीज की, तो उसमें बोला कि रेस्ट्रिक्टेड पार्टी नहीं होनी चाहिए. तो वो जो रेस्ट्रिक्टेड पार्टी जब मैं सेक्शन 38 बताऊंगा आपको तब मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वो रेस्ट्रिक्टेड पार्टी कौन कौन सी. अभी बस आपको इतना समझ के चलना है जो आईटीसी की डिटेल है उस सेट सप्लाई की वो रजिस्टर्ड पर्सन को एज पर सेक्शन 38 कम्युनिकेट भी कर दी हो पार्टी ने. ये बात ऊपर डबल ए में लिखी हुई थी, वो नीचे भी हमने वही सेम बात रिपीटेड है इसके अंदर. ठीक. और उसके बाद में बोलना सब्जेक्ट टू द प्रोविजन द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई हैज बीन एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट. थर्ड जो कंडीशन बोलता है उसके बाद में सी में वो बोलता है कि जो टैक्स इसमें चार्ज हुआ है डेबिट नोट में या टैक्स इनवॉइस में और जो जीएसटीआर 1 में हमारा फाइल किया गया और 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है एक्चुअली पेड कौन करेगा उसको. एक्चुअली पेड कौन करेगा उसको. सप्लायर ने उसे पे भी कर रखा हो तो वो ही बात कर रहा है. द टैक्स इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई एक्चुअली पेड टू द गवर्नमेंट आइदर इन कैश और थ्रू यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी. एक्चुअली पेड बाय सप्लायर मीन जब तक सप्लायर अगर पे ही नहीं कर रहा, सप्लायर ने अगर टैक्स पे ही नहीं किया तो आप इनपुट नहीं ले सकते. ठीक है. तो आपको ये रहता है कि भाई हमारे को कैसे पता चलेगा सामने वाली पार्टी ने पे करा कि नहीं करा, वो तो 2B में रिफ्लेक्ट हो जाएगा. पर बच्चों आप जब 2B को ध्यान से देखेंगे तो इसमें लिखा होता है क्या कि अगर मान लीजिए किसी पार्टी ने जीएसटीआर 1 फाइल कर दी है, ध्यान से समझना इस चीज को, जीएसटीआर 1 फाइल कर दी उसने. ओके. बट अगर उसने जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं करी, जीएसटीआर 3 भी फाइल नहीं करी, ये आपको 2B में दिखेगा कि जीएसटीआर 1 फाइल हो गई है. और आपको यह भी चेक करना है कि उसने अपनी 3B कब फाइल करी है. जीएसटीआर 3B कब फाइल करी है ये आपको कहां से मिलेगा. ये आपको मिलेगा जीएसटीआर 2A से. आपको जीएसटीआर 2A में देखना है कि 3B कब फाइल करी है. 3B फाइल मंथ. क्योंकि जो ये बात बोल रहे हैं ना एक्चुअली पेड बाय द सप्लायर, जो मैंने सप्लायर तो मैंने लिख दिया एक्चुअली पेड, टैक्स एक्चुअली पेड, टैक्स एक्चुअली पेड. ये आपको कैसे पता चलेगा एक्चुअली पे किया कि नहीं किया. वो आपको पता चलेगा कि सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 3B फाइल करी है कि नहीं करी. अगर उसने जीएसटीआर 3B फाइल नहीं करी तो टैक्स एक्चुअली पेड नहीं हुआ. ठीक. तो उस केस में आप उसका आईटीसी नहीं ले सकते. तो कंडीशन ये 4 हो गई. एक कंडीशन और है इसमें, एक कंडीशन और है. तो क्या है. डी. He has furnished the return under section 39 on recipient file return under section 39. section 39 बात करता है हमारी GSTR 3B. आईटीसी ले कब पाएगा वो जब जीएसटीआर 3B फाइल करेगा. टैक्स की पेमेंट कहां से आपकी होती है समरी रिटर्न के अंदर. समरी रिटर्न क्या है जीएसटीआर 3B. जीएसटीआर 3B जब वो रिसीवेंट फाइल करेगा तो इनपुट तभी क्लेम कर पाएगा. यहां तक क्लियर है. तो दोस्तों 2 सेक्शन मैंने आपको बताए. पहला सबसेक्शन 1 जिसमें मैंने बोला कि कौन एलिजिबल है. रजिस्टर्ड पर्सन इज एलिजिबल फॉर टेकिंग द इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ एनी टैक्स चार्ज ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ which has been used by the recipient in his business or used or intended to be used in the course of the business or furtherance of business and the amount has been credited in the electronic credit ledger. पहली कंडीशन ठीक है ना कि रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विस के ऊपर टैक्स चार्ज होना चाहिए. ठीक है. उसके बाद में जो टैक्स चार्ज हुआ है जिस सप्लाई और गुड्स के ऊपर वो सप्लाई गुड ऑफ गुड्स या सर्विस, जो गुड्स और सर्विस है वो इस्तेमाल करेगा किसमें अपने बिजनेस के अंदर या बिजनेस के अंदर इस्तेमाल कर रहा है या करेगा. और वो जो अमाउंट टैक्स का है वो उसके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में दिखना चाहिए. सबसेक्शन 1 ये बात करता था. सबसेक्शन 2 जो बात करता था वो हमारा ये बोलता था
कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन दिस सेक्शन, मींस इस सेक्शन में, सेक्शन नंबर 16 में क्या लिखा है उसे कोई मतलब नहीं है। अगर ये 5 कंडीशन 1 2 3 4 5 6 5 करो 6 कंडीशन, अगर ये 6 कंडीशन पूरी नहीं होती, अगर ये 6 कंडीशन पूरी नहीं होगी तो भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, जिसमें पहली कंडीशन क्या है, tax invoice or the debit note or any other document as may be prescribed by the government issued by the supplier registered under this act। पहला, कोई भी टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट या फिर कोई अदर डॉक्यूमेंट जो कि गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है वो रिसिपिएंट के पास में होना चाहिए, और उसे इशू कौन करेगा, सप्लायर, जो कि इस एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है। दूसरा, वो जो इनवॉइस या डेबिट नोट जो कि सप्लायर ने इशू किया है वो उसको अपनी स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई मींस जीएसटीआर 1 के अंदर फाइल करे एज पर सेक्शन 37, और उसको कम्युनिकेट करे रिसिपिएंट को। कैसे, और कम्युनिकेशन कैसे होती है, मैंने बताया जीएसटीआर 2B के थ्रू, मींस ये 2B मैंने बताया है आपको कि कौन सी रिटर्न के थ्रू कम्युनिकेट होती है, उसमें लिखा इतना ही है, एंड कम्युनिकेट टू द रिसिपिएंट एज पर सेक्शन 37। उसके बाद में बोलता है कि उसने गुड्स और सर्विस, रिसिपिएंट ने गुड्स और सर्विस को रिसीव भी कर लिया हो। उसके बाद में बोलता है कि जो डिटेल है आईटीसी की, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो सप्लाई के ऊपर पे करी है, किसने, जो पे कर रहा है सप्लायर, वो उसको रजिस्टर्ड पर्सन को कम्युनिकेट करे एज पर सेक्शन 38। सेक्शन 38 में जैसा बताया गया उसमें रेस्ट्रिक्टेड पार्टी नहीं होनी चाहिए, नॉट रेस्ट्रिक्टेड अंडर सेक्शन 38। उसके बाद में बोलता है कि जो टैक्स है वो एक्चुअली पेड बाय सप्लायर, बाय सप्लायर मींस एक्चुअली जो टैक्स उसके ऊपर टैक्स इनवॉइस के ऊपर चार्ज हो रखा है, डेबिट नोट पे चार्ज होगा, वो एक्चुअली पे भी कर दिया हो किसने, सप्लायर ने। और रिसिपिएंट ने अपनी जीएसटीआर 3B यानी कि जो सेक्शन 39 में जो रिटर्न की बात कर रहा है वो 39 जीएसटीआर 3B की बात करता है, रिसिपिएंट ने अपनी जीएसटीआर 3B भी फाइल कर दिया, मींस रिसिपिएंट फाइल द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 में उसने अपनी रिटर्न फाइल कर दी हो। यहां तक क्लियर है? तो दोस्तों ये था हमारा सबसेक्शन 2 इसका। अब इसका सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी इसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी है। एक्सप्लेनेशन किससे रिलेटेड है, वो रिसीव्ड ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ से रिलेटेड है। तो बाकी मिटा करके खाली इस सेक्शन को, इसकी एक्सप्लेनेशन को डिटेल में आपको बताता हूं, ठीक। फिर हम इसका एक बार लीगल लैंग्वेज पढ़ लेंगे, देन हम इस टॉपिक को क्लोज करेंगे अभी के लिए। दोस्तों जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूं, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी कोई अकाउंटेंसी का काम करता है या फिर कोई बिजनेसमैन है या फिर कोई बच्चा अभी पढ़ रहा है तो उसके ये वीडियो काम आ सकते हैं, उनके साथ में शेयर भी करें। ये मैं अभी आपको जो बता रहा हूँ सबसेक्शन 2 का क्लॉज बी रिसीप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ में एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन में वो दोस्तों क्या बोलता है, वो बोलता है कि गुड्स या सर्विस को कब हम ये मान लेंगे कि वो रिसीव हो गई है, मींस मिल गई है। अब ऐसा भी हो सकता है ना भाई, किस केस में, अब मान लीजिए ए एक डीलर है, बी एक सप्लायर है और सी रिसिपिएंट है इस केस, ठीक है। ए ने बी से बोला कि भैया मेरे को गुड्स खरीदने हैं, बट तू बिल तो मेरे नाम पे काट दियो और गुड्स सी को डिलीवर कर देना। ध्यान से समझना, ए ने बी को बोला कि भैया मेरे को गुड्स खरीदने हैं तेरे से और वो गुड्स मैं आगे फर्दर बेचूंगा, तो तू एक काम कर, तू बिल मेरे नाम पे काट और शिप टू कर दे सी को। यानी कि ए के नाम पे बिल टू कटेगा, बिल मिलेगा ए के नाम पे और शिप होगा किसको, सी को, और ए डायरेक्ट बिल काट देगा सी को। तो इस केस में बी ने क्या करना है कि वो गुड्स ए को ना भेज करके सी को भेजेगा। ए बी सी, ए इज अ डीलर, बी सप्लायर एंड सी इज रिसिपिएंट, ठीक है। ए ने बी को बोला कि भैया बिल मेरे को गुड्स खरीदने हैं, ठीक है, मेरे को गुड्स खरीदने हैं, गुड्स परचेज, सर्विसेज ले रहा है, कुछ भी ले रहा है, गुड्स परचेज
ठीक है, गुड्स परचेज करने ए को, ए सप्लायर है, ए जो है डीलर है, बट ए ने कहा ये गुड्स तो मेरे को यहां मेरे पास ना भेज करके, मेरे पास ना भेज करके इसको तू सीधा सी को दे देना, सी को सप्लाई कर देना, सप्लाई टू सी। ठीक है, तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई अगर ऐसा केस है कि अगर किसी एक रजिस्टर्ड पर्सन के बिहाफ पे सप्लायर जो है वो किसी दूसरे बंदे को गुड्स भेज रहा है, तो भी हम ये मान लेंगे कि गुड्स की रिसीविंग हो गई है या सर्विसेज की रिसीविंग हो गई है। ऐसा होता है ना कि कंपनी ने कोई सर्विस लेनी है लेकिन कंपनी खुद तो यूज नहीं कर सकती ना उस सर्विसेज को। मान लीजिए कंपनी को कोई फॉरेन ट्रिप पे भेजना है अपने एम्प्लॉय को, तो कंपनी सर्विस ले रही है किसी एविएशन कंपनी से या फिर किसी ट्रैवल एजेंसी से, उसने कोई सर्विस ली, तो कंपनी क्या खुद कंज्यूम करेगी? नहीं, कंज्यूम कौन करेगा उस सर्विसेज को? उसका एम्प्लॉय या उसके डायरेक्टर्स। तो उस केस में भी ये मान लिया जाता है कि बिल तो चलो कंपनी के नाम पे आ गया, लेकिन गुड्स या सर्विस उसके डायरेक्टर या एम्प्लॉय यूज कर रहे हैं, तो वो भी रिसीप्ट मान ली जाएगी। ठीक है, तो यही बात इसकी एक्सप्लेनेशन में लिखी हुई है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इट शैल बी डीम्ड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स और एज द केस में बी सर्विसेज। कि रजिस्टर्ड पर्सन ने गुड्स या डीम्ड मान ली जाएगी, डीम्ड द रजिस्टर्ड पर्सन, डीम्ड द रजिस्टर्ड पर्सन रिसीव गुड्स और सर्विसेज और द केस में भी सर्विसेज मान लिया जाएगा। कब? ये मान लिया जाएगा कि गुड्स या सर्विस रिसीव हो गई उसको। कब? पहला, वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर टू ए रिसिपिएंट और एनी अदर पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन। जैसा मैंने कंसेप्ट बताया, इस सप्लायर ने गुड्स को सप्लाई कर दिया रिसिपिएंट को या फिर किसी दूसरे बंदे को ऑन द और किसी रजिस्टर्ड पर्सन को। Where the goods are delivered by the supplier to a recipient or any other person on the direction of the registered person means recipient को दे दिया या फिर रजिस्टर्ड पर्सन लाइक ए के बिहाफ पे, यानी कि ए की डायरेक्शन पे उसमें सी को दे दिया। तो पहला क्या बोला उसने? सप्लायर सप्लाई गुड्स और सर्विस to the recipient or any other person on the direction of registered person। registered पर्सन मींस किसी रजिस्टर पर्सन, उस रजिस्टर पर्सन के बिहाफ पे किसी और बंदे को अगर उसने गिफ्ट भेज दिया या सप्लाई कर दी सर्विसेज की, तो भी ये मान ली जाएगा कि बी की कंडीशन, तो गुड्स रिसीविंग की बात कर रहा है, रिसीप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, वो कंडीशन फुलफिल हो गई। ठीक है, पहला हो गया, समझ में आया? और ये कैसे हो सकता है? बिफोर और ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द गुड्स मींस वेदर एक्टिंग एज अ एजेंट हो सकता है या अदरवाइज कोई मूवमेंट हो रहा है गुड्स का, मूवमेंट के थ्रू हो सकता है या टाइटल ट्रांसफर हो जाए गुड्स का। ठीक, ये अभी मैं आपको लीगल लैंग्वेज एक बार पढ़ाऊंगा, मैं अभी सिर्फ समझिए, समरी समझिए कि क्या क्या कंडीशंस है उसमें। दूसरा बोल रहा है वेयर द सर्विस आर प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर टू एनी पर्सन ऑन द डायरेक्शन और ऑन अकाउंट ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। पहला गुड्स की बात कर रहा है, दूसरा सर्विसेज की बात कर रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। दूसरा सर्विसेज की बात कर रहा है, जैसा मैंने आपको बताया कि कंपनी ने कोई सर्विस ली है, टिकट बुक करवाई एयरलाइन की, एम्प्लॉय ट्रैवल करेगा तो रजिस्टर्ड पर्सन कौन है यहाँ पे? कंपनी। सर्विस किसने ली? कंपनी ने, बट यूज कौन करेगा? उसका एम्प्लॉय। तो अगर सर्विसेज जो है और रजिस्टर्ड पर्सन ने डायरेक्शन दे दिया उसके किसी रिसिपिएंट को, किसी अदर पर्सन को दे दिया जाए, तो भी हम ये मान लेंगे रिसीप्ट ऑफ गुड्स और सर्विस हो गया है यहाँ पे। ठीक है, दो हो गई एक्सप्लेनेशन, बस ये दोस्तों दो ही एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर। ठीक, क्या बात करता हूँ, तो पहले समझ में आया। अब मैं इसकी एक बार लीगल लैंग्वेज आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है, लीगल लैंग्वेज में मैं क्या क्या बताऊंगा, पहले आपको सबसेक्शन 2 दिखाऊंगा, देन उसकी एक्सप्लेनेशन भी साथ साथ दिखा दूंगा। ठीक है, तो आते हैं अब हम लोग इसकी लीगल लैंग्वेज के ऊपर। होप ये आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, सबसेक्शन 2
जो बात कर रहा है, सबसेक्शन 1 हमने क्लियर कर लिया है। सबसेक्शन 2, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन, जैसा कि मैंने बताया कि इस सेक्शन में कुछ भी लिखा हो कोई मतलब नहीं है। इस सेक्शन में जो मर्जी लिखा हो उससे कोई मतलब नहीं है। notwithstanding anything contained in this section, no registered person shall be entitled to the credit of any input tax credit। तो कोई भी व्यक्ति जो रजिस्टर्ड पर्सन है, जिसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है, वो इंटाइटल्ड नहीं ले सकता इनपुट टैक्स क्रेडिट को इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस, और बोथ, ना गुड्स की ना सर्विसेज की ना दोनों की, अनलेस, जब तक कि पहला कंडीशन जो मैंने बताई, ही इज इन द पोजीशन ऑफ ए टैक्स इनवॉइस और द डेबिट नोट, जब तक कि उसके पास में या तो टैक्स इनवॉइस ना हो या फिर डेबिट नोट ना हो, जो कि इशू किया हो किसी सप्लायर ने, इशूड बाय द सप्लायर रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट और सच अदर डॉक्यूमेंट और टैक्स पेइंग डॉक्यूमेंट, या फिर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे वो टैक्स पे कर रहा है सप्लायर, वो इशू कर दे एज मे बी प्रिस्क्राइब, जैसा कि मैंने आपको बताया था बिल ऑफ एंट्री का केस भी हो सकता है। सेकंड बोलता है द डिटेल ऑफ द इनवॉइस और द डेबिट नोट, जो मैंने बताया कि जो इनवॉइस की डिटेल है या फिर जो डेबिट नोट की डिटेल है, जो कि सब क्लॉज ए में ऊपर बताई गई है, हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर, सप्लायर ने उसे फर्निश कर दिया हो इन द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि जीएसटीआर 1 में उसने उसे फाइल कर दिया हो, एंड सच डिटेल हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रिसिपिएंट ऑफ सच इनवॉइस, और जो रिसिपिएंट है उस इनवॉइस का या डेबिट नोट का, उसको उसने ये कम्युनिकेट कर दिया हो इन द मैनर स्पेसिफाइड अंडर सेक्शन 37, जैसा सेक्शन 37 में मैनर बताया गया उस हिसाब से उसने उसे बता दिया हो, किसको, रिसिपिएंट को, कि भाई मैंने ये टैक्स इनवॉइस या डेबिट नोट फाइल कर दिया है। थर्ड कंडीशन वो बोलता है ही हैज रिसीव्ड द गुड्स और सर्विस और बोथ, कौन, रिसिपिएंट, रिसिपिएंट हैड रिसीव्ड द गुड्स और सर्विस और बोथ, या तो गुड्स मिल गए हो या सर्विस मिल गए, दोनों उसको मिल गए हो, रिसीव हो गई हो। उसके बाद में ये रिसीविंग की जो है एक्सप्लेनेशन है, जो मैंने अभी पीछे डिस्कस करी आपसे, फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज इट शैल बी डीम्ड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन हैज रिसीव्ड द गुड्स और एज द केस में बी सर्विसेज। इस पर्पस के लिए, इस क्लॉज के पर्पस के लिए हमें मान लिया जाएगा, डीम्ड होगा कि रजिस्टर्ड पर्सन को गुड्स या सर्विस मिल गई है यदि वेयर द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सप्लायर, गुड्स जो है सप्लायर ने डिलीवर कर दी है टू द रिसिपिएंट, किसी रिसिपिएंट को, या फिर कोई अदर पर्सन है ऑन द डायरेक्शन ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि रिसिपिएंट जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी डायरेक्शन पर किसी अदर पर्सन को डिलीवर कर दिया गुड्स को, वेदर एक्टिंग एज एन एजेंट और अदरवाइज, या तो वो एक्ट कर रहा है एज एजेंट या फिर अदरवाइज, मींस जो रजिस्टर्ड पर्सन जो रिसिपिएंट है वो एक एजेंट है या फिर कोई और व्यक्ति हो सकता है वो एजेंट ना होकर के डायरेक्ट ही डीलर हो। बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स, या तो मूवमेंट से पहले या मूवमेंट के दौरान जब गुड्स को मूव करवा रहा है। यहाँ पे डिलीवरी वाला केस नहीं है, मैंने पीछे बताया था दो तरीके से गुड्स क्यों होता है, एक होता है गुड्स की मूवमेंट होती है, एक होता है कि डिलीवरी लेने जा रहे हो आप। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है बिफोर और ड्यूरिंग मूवमेंट ऑफ गुड्स आइदर बाय वे ऑफ ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ द टाइटल टू गुड्स और अदरवाइज, कैसे, या तो वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर दे या उसका टाइटल ट्रांसफर कर दे, एज द केस और अदरवाइज, कोई भी तरीका हो। और सर्विसेज के केस में क्या बोला, वेयर द सर्विसेज आर प्रोवाइडेड बाय द सप्लायर टू एनी पर्सन ऑन द डायरेक्शन ऑफ ऑन एन अकाउंट ऑफ सच रजिस्टर्ड पर्सन, मींस सर्विसेज जो है वो सप्लायर ने किसी अदर व्यक्ति को दे दी है ऑन द डायरेक्शन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन, रजिस्टर्ड पर्सन ने डायरेक्ट किया कि इस सर्विस को इस बंदे को दे दिया जाए, लाइक कंपनी ने एयर टिकट बुक करवाई अपने एम्प्लॉय के लिए। उसके बाद में उसने बोला द डिटेल ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट की जो डिटेल है उस सप्लाई से रिलेटेड वो कम्युनिकेट हो गई हो रजिस्टर्ड पर्सन को, यानी कि रिसिपिएंट को पता चल गया। रिसिपिएंट को कैसे पता चलेगा, जीएसटीआर 2B के थ्रू। अंडर सेक्शन 38 हैज नॉट बीन रेस्ट्रिक्टेड, मींस पार्टी रेस्ट्रिक्टेड नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 38 की रेस्ट्रिक्शन है कुछ, वो मैं जब सेक्शन 38 पढ़ाऊंगा देन मैं आपको बताऊंगा, ठीक। और थ्रू यूटिलाइजेशन, और उसके बाद में उसने क्या बोला है आगे, सब क्लॉज सी बोल रहा है सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 41 द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाई, मींस प्रोविजन जो सेक्शन 41 है उसके हिसाब से जो टैक्स जो चार्ज हुआ है सप्लाई के ऊपर, यानी कि जो सप्लायर है उसने जो गुड्स बेची है, जो अपने जीएसटीआर 1 में जो डिटेल फाइल करी है जीएसटीआर 1 में आउटवर्ड टैक्स सप्लाई की, उसका जो टैक्स है वो एक्चुअली गवर्नमेंट को पे कर दिया हो आइदर इन कैश, या तो कैश के थ्रू, या फिर उसने अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट को यूटिलाइज किया हो एडमिसिबल इन द सेड रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई, ठीक है। यानी कि सप्लायर ने अपनी जीएसटीआर 3 भी फाइल कर दी हो तभी आप उस इनपुट को क्लेम कर सकते हो। और मैंने आपको बताया
कि जीएसटीआर 3 पार्टी ने फाइल करी है नहीं करी, वो आप अपने जीएसटीआर 2A के थ्रू चेक कर सकते हैं। आप जीएसटीआर 2A जब डाउनलोड करते हैं तो उसमें लिख के आता है कि जीएसटीआर 3B कौन से मंथ में पार्टी ने फाइल किया है। एंड लास्ट वन इज ही हैज फर्निश्ड द रिटर्न अंडर सेक्शन 39 मींस रिसिपिएंट ने अपनी जीएसटी के रिटर्न जीएसटीआर 3B फाइल कर दी हो तभी वो इनपुट क्लेम कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो था ये अभी हमारा सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 था जो कि मैंने आप लोगों के साथ में यहाँ पे डिस्कस किया। ठीक है, अब इसके बाद में जब हम अगली वीडियो बनाएंगे, अगली जो मेरी वीडियो आएगी उसमें हम लोग इसके प्रोवाइजो पढ़ेंगे और सबसेक्शन 3 और सबसेक्शन 4 की बात करेंगे। प्रोवाइजो में मोटा मोटा आपको एक बार बस हल्का सा हिंट दे देता हूं। उसमें प्रोवाइजो में जो वो बात करता है वो पहला ये बोलता है कि इनपुट जो है वो रिसिपिएंट को जब मिलता है जब पूरा गुड उसे रिसीव हो जाता है। मींस अगर कोई गुड्स लॉट में आ रहा है, मान लीजिए 100 टन का मटेरियल है और वो 25-25 टन करके 4 लॉट में आएगा, तो रिसिपिएंट उस रॉ मटेरियल का जो इनपुट है वो जब ले सकता है जब उसे फाइनल लॉट रिसीव हो जाता है। जब लास्ट फाइनल लॉट 25 टन का आएगा, वो जैसे ही उसकी जीआरएन करके अपने पास में इनवॉइस आ जाएगा, सब कुछ हो गया, भले ही सब कुछ कंप्लीट हो गया हो, पर जब तक फाइनल लॉट की गुड्स उसे रिसीव नहीं हो जाती तब तक वो इनपुट नहीं ले सकता। ये पहला प्रोवाइजो है इसका। ठीक है, और एक प्रोवाइजो जो उसके बाद में वो बात करता है वो ये बोलता है कि अगर रिसिपिएंट ने इनपुट क्लेम कर लिया है, ठीक है, बट उसकी पेमेंट विद इन 180 डेज सप्लायर को नहीं करी, तो उसको वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा और वो आईटीसी तब क्लेम कर सकता है जब वो उसकी फाइनल पेमेंट सप्लायर को कर दे। ठीक है, ये एक प्रोवाइजो, ये आप अभी ज्यादा दिमाग मत लगाना, मैंने आपको हिंट दे दिया है। ठीक है, और उसके बाद में एक प्रोवाइजो प्रोवाइडेड आल्सो दैट द रिसीवर शैल बी एंटाइटल्ड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन पेमेंट मेड बाय हिम ऑन द अमाउंट ऑफ टुवर्ड्स ऑफ द वैल्यू ऑफ टेबल। ठीक है, अभी दो प्रोवाइजो मैंने बताए। पहला, लॉट्स में आ रहा है तो फाइनल लॉट रिसीव होगा तभी आईटीसी ले सकता है, और 180 डेज के अंदर अगर पेमेंट नहीं करी रिसिपिएंट ने सप्लायर को तो उसको वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक, तो ये डिटेल में हम लोग अगली वीडियो के अंदर बनाएंगे पूरा का पूरा। मैं अगली वीडियो जब बनाऊंगा सेक्शन 16 के आगे, तो मैं उसके अंदर पूरा डिटेल में डिस्क्राइब करूंगा आपको कि कैसे, विद एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको कि कैसे होता है, क्यों आप कहाँ देख सकते हैं, क्यों आपको करना चाहिए ऐसा, क्योंकि इसके अंदर भी ये होता क्या है, गवर्नमेंट इसके ऊपर भी नोटिस आपको शेयर कर देती है, नोटिस दे देती है कि भैया आपने विद इन 180 डेज पेमेंट नहीं करी तो आपने आईटीसी रिवर्स क्यों नहीं किया। इस चीज पे भी नोटिस आते हैं, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि आपके पास नोटिस ना आए, इसलिए आपको हर 6 महीने पे, जैसे ही आपका सप्लाई शुरू हुआ ईयर, हर 6 महीने पे आप अपना चेक करते रहे कि कोई भी पार्टी की पेमेंट ऐसी तो नहीं है जो 180 डेज क्रॉस करेगी। ये तो वैसे भी आपको देखना होता है क्योंकि आपको एमएसएमई का अगर लग रहा है एक्ट आपके ऊपर, तो भी आपको ये चेक करना होता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना है। बाकी मैं सॉरी, बाकी ऐसी अपडेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे। मैं सीए दिनेश आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, और अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो मैं अपना नंबर यहाँ पे शेयर कर देता हूँ, आप मेरे से पूछ सकते हैं। मेरा नाम है सीए दिनेश, नंबर है मेरा 9555160601। आप मेरे को इंस्टा पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, CA._दिनेश पे भी आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो आप प्लीज मेरे को या तो इंस्टा पेज पे डायरेक्ट डीएम करें, और नहीं तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपकी डेफिनेटली क्वेरी जीएसटी से रिलेटेड आपको सॉल्व करवाऊंगा। और अभी एक रिसेंटली बॉम्बे हाई कोर्ट की एक डिसीजन आई है, वो भी मैं आपको अगली वीडियो के अंदर एक बार छोटा सा हिंट दे दूंगा। डिटेल तो नहीं मैं बता पाऊंगा क्योंकि वो ऑर्डर बहुत लंबा है, पढ़ने में टाइम लगता है। मैं उसका एक क्रक्स आप लोगों को बता दूंगा। वो आपका जो मैंने सेक्शन लास्ट करवाया, सेक्शन 15 वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई का, रूल नंबर 28 सब रूल 2 से रिलेटेड एक जजमेंट आई है बॉम्बे हाई कोर्ट की, वो भी मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, बाकी मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दे। मैं सीए दिनेश मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।